खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं, और निरंजन पोद्दार जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं। शांति स्वरूप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस लीडर है। आप तीनों का ही बहुत इस्तकबाल है हमारे खास शो में। निरंजन पोद्दार जी, देखिए जिस तरीके से स्पीकर के पद को लेकर तो राहुल गांधी कह रहे थे हम सहमति जता रहे हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर उन्हीं का यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर डिप्टी स्पीकर उन्हें नहीं दिया जाता है तो ऐसे में क्या अपोजिशन और ज्यादा हमलावर हमें जाहिर तौर पर होता हुआ नजर आएगा फिर सरकार पर? देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से राजनीति जो है वो सह मात का खेल होती है, और सह मात का मतलब किस मोहरे को आगे बढ़ाना है और कौन सी चाल चलनी है, ये सारी की सारी राजनीति में देखी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो संसद के बाहर सह मात का खेल है। संसद के अंदर बैठ करके और जनता का काम करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए कानून बनाने के लिए, देश के लिए पॉलिसियां बनाने के लिए, देश के लिए जो उत्तम है वो करने के लिए संसद होती है। संसद का पटल जो है वो राजनीति करने के लिए मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से नहीं होता है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी पिछले कुछ वर्षों से एक राजनीति के अंदर एक वैमनस्य की जो भावना आ गई, यानी कि एक होता था पक्ष और एक होता था विपक्ष, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो विरोध की मुद्रा में आ गया। विरोध की मुद्रा का मतलब अगर 370 के ऊपर भी विरोध करना है, अगर मान लीजिए जिस सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भी सवाल उठाने हैं, तो इसका मतलब वो आप ये मान के चलिए येन केन प्रकरण हर चीज का विरोध करना ही विरोध करने के लिए विरोध करना। और उसका मेरा ये मानना है कि अब जिस तरीके से बात कर रहे थे आप लोकसभा स्पीकर का, देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी, जानते ही होंगे, आपके दर्शक भी जानते होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, स्पीकर का जो पद होता है, वो कितना महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब कोई भी सदन के अंदर पूर्ण बहुमत की, कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके जिसके पास मैजिक नंबर ना हो। और जिस तरीके से अगर मान लीजिए मिली जुली सरकारें होती हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपने देखा होगा सन 1998-99 के अंदर 13 महीने की सरकार थी अटल जी की, और जीएमसी बाल योगी, यानी कि जैसे आज टीडीपी सहयोगी दल है, वैसे उस समय भी टीडीपी का ही जो लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे जीएमसी बाल योगी, और उन्होंने केवल एक वोट देने की अनुमति दे दी जो उनके विवेक के ऊपर आधारित थी। वो अगर उनको वो वोट देने के लिए नहीं भी कहते या उनको देने के लिए अनुमति भी दे दी, दोनों उनके विवेक के आधार पे हो, जिस आधार पे वो एक वोट के आधार पे अटल जी की सरकार उस समय ध्वस्त हो गई थी। तो वो एक पुराना अनुभव इस देश ने देखा है। तो इसलिए अब कोई भी सरकार, यानी कि मोदी सरकार, अब किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहती कि विशेषकर स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर जब उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिस तरीके से विपक्ष ये जो काम कर रहा है, अभी आप कल तक सुन रहे थे कि विपक्ष ये कह रहा था कि अगर हमारे साथ विमर्श करके अगर आपने स्पीकर का नाम अनाउंस नहीं किया, यानी कि सर्वसम्मति से आपने स्पीकर का नाम अनाउंस नहीं किया, तो हम जो है हमारा स्पीकर उतारेंगे, चुनाव करवाएंगे, हम उसका वोटिंग करवाएंगे, ये जो बातें हो रही थी। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे मैंने कहा कि राजनीति सह और मात का खेल है, तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए जाहिरा जी कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष को इसी पिच पर लेके आना जा रही है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की स्थिति में देखेंगे तो एनडीए गठबंधन जिस तरीके से एकीकृत है, यानी कि संगठित है, उस हिसाब से 295 वोट उनके पास है, और 295 के अंदर कोई चांस नहीं है कि उनका स्पीकर हार जाए या वोटिंग के अंदर वो असफल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो गठबंधन है, या यूं कहें कि जो एक इंडिया गठबंधन है, उसकी कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कलाई खुलने की स्थिति आ सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे कि चुनाव परिणाम आने के बाद में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपने आप को गठबंधन से बाहर कर चुकी है। उधर आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी जी चुनाव के दौरान भी मुख्तलिफ बयान दे रही थी, और परिणाम आने से पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष चुनाव जीतता है तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। यानी कि वो पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन में अपने आप को नहीं मान के चल रही, ना वो और उनके कोई प्रतिनिधि विशेष मीटिंगों में मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य उधर वो हो गया। इधर अगर आप आते हैं राजस्थान के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो इनके जो गठक दल थे, चाहे उसके अंदर आप आरएलपी हनुमान बेनीवाल की बात करें, चाहे आप जो भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी का जो
जो चयनित सांसद है उनकी बात करें तो वो भी भिन्न भिन्न स्वर, उनके भी अलग अलग, यानी कि एक हिसाब से विद्रोही स्वर दिखाई दे रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है, उसके अलावा साथ में आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लोर मैनेजमेंट का जो एक मास्टरी है उसको भी आप समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्पीकर पद के ऊपर चुनाव के अंदर अगर विपक्ष जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता की कहीं ना कहीं कलई खुलने की संभावना भी इसके अंदर पूरी की पूरी है, क्योंकि उस समय जब विपक्ष बटा बटा दिखेगा। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जी, तो आपके हिसाब से कि विपक्ष को तो रजामंद होना ही पड़ेगा इस मामले को लेकर कि स्पीकर को लेकर उन्हें रजामंदी जतानी होगी। चलिए ठीक है, रंजन पोद्दार जी क्या कहेंगे आप इस पर कि देखिए स्पीकर पद को लेकर पहले लगातार अपोजिशन ये सवाल उठा रहा था कि विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन बाद में वो रजामंद हो गया कि चलिए ठीक है लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार को भी थोड़ा लीनियंट यहाँ पर हो और आपसी तालमेल के साथ या रजामंदी के साथ ये फैसले लिए जाएं? देखिए जाहिरा जी, मैंने आपको पहली बार क्या कहा, राजनीति सहमत का खेल है। तो इसके अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की इसी मुद्दे पर स्थिति ऐसी है कि घोड़ा पड़े तो एक मजा और घोड़ा और सवार दोनों पड़े तो दो मजे। यानी कि कहने का मतलब है कि आज अगर विपक्ष अपना शोर शराबा करके और भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित स्पीकर के ऊपर सहमत हो जाता है तो बहुत बढ़िया। और अगर अपोजिशन या ये गठबंधन स्पीकर के चुनाव की स्थिति में जाता है या उस स्पीकर को अपना स्पीकर खड़ा करके और ये कहता है कि भी वोटिंग करवाएंगे, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डबल लाभ वाली स्थिति हो जाएगी। डबल लाभ वाली स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दी। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट की जो मास्टरी है वो उसके बाद में वो शुरू हो जाएगी और वो उससे मेरे हिसाब से जो आज विपक्ष को धार मिली है वो धार कहीं ना कहीं कुंद होती हुई दिखेगी। क्योंकि देखिए निश्चित रूप से राजनीति में या रण के अंदर जाहिरा जी आपको एक चीज और दिखाई देगी, जो आत्मबल होता है या जो जिसको कहता है जो उत्साह होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिस तरीके से इस बार विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, इस बार कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मेरे हिसाब से अभूतपूर्व समर्थन उनको मिला है। 37 सीटें शायद समाजवादी पार्टी के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा चुनाव परिणाम है। उधर चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, चारों तरफ से जिस तरीके से विपक्ष को थोड़ा थोड़ा करके समर्थन मिला है, तो आज जो विपक्ष को धार मिली है, मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष अपने किसी भी अनर्गल फैसलों से या अपनी जो राजनीतिक जिसको कहते हैं अपरिपक्वता की वजह से कहीं इस धार को कुंद ना कर ले। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि धार अगर सही जगह चले तो वो पता नहीं कितना महीन महीन काटती है, लेकिन धार अगर पत्थर पे या हार्ड चीज पर चलेगी तो उसकी धार कुंद हो जाएगी। तो आज विपक्ष कहां पे अपना वार करता है, मेरे हिसाब से विपक्ष को अपने जो इनके जो भी नीतिकार है, इनके जो रणनीतिकार है या जो इनके थिंक टैंक है, उनको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि विपक्ष ने अपनी धार को कहीं ना कहीं कुंद करने की स्थिति पहले दिन से ही बना ली। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है जयराज जी कि परमात्मा से हमने एक आंख मांगी थी और परमात्मा ने हमें दो दे दी, दोनों दे दी। तो इसका मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष को मजबूती दी और उसके बाद में 5 तारीख जी बिल्कुल, देखिए तमाम फैसले देखिए बहुत सोच समझकर लिए जाते हैं, फिर चाहे सरकार की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। आपसे रंजन पोद्दार जी, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ओम बिरला का नाम लगभग तय माना जा रहा है एनडीए की तरफ से, और अगर के सुरेश को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है जैसे कि अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है, तो ऐसे में मुकाबला हमें कैसा कल देखने को मिल सकता है जब इलेक्शन किया जाएगा तो स्पीकर का? देखिए जाहिरा जी, जिस तरीके से मैं अभी आपको कह रहा था कि अपोजिशन को जो ताकत मिली थी, अपोजिशन के पास जैसे समझ लीजिए परमात्मा ने उनको इस समय सुअवसर दिया और मेरे हिसाब से ये उनके लिए स्वर्णिम अवसर था। और उसके बावजूद अगर ये इस तरीके से जो काम कर रहे हैं या इनकी जो रणनीतियां बन रही है, मैं आपको वही कह रहा था कि कहीं अपनी धार को कुंद ना कर ले। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं चाहती है कि विपक्ष के स्पीकर के मामले में कहीं ना कहीं चुनाव हो और उसके अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष का जो संगठित विपक्ष जो दिखाया जा रहा है कि 233 की संख्या बल के साथ संगठित है, तो उसको वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि आप लोग 233 इकट्ठा नहीं हो। जबकि शांति स्वरूप जी अभी कह रहे थे, मैं इनको सुन रहा था
ये कह रहे थे कि नायडू बाबू भी बदल सकते हैं, उनके लोग भी बदल सकते हैं, नीतीश बाबू के भी लोग बदल सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा चांस नहीं लेती, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्वयं, मेरा ये मानना है कि रणनीति यही रही होगी कि अगर विपक्ष अगर मैदान में आता है तो विपक्ष को मैदान में आना चाहिए। और अब अगर इस चीज को समझ लीजिए, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं संख्या बल ऐसा नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल मान लीजिए 295 से ऊपर चला जाता है और विपक्ष का संख्या बल 233 से नीचे चला जाता है, तो मोरली जो विपक्ष को एक बूस्टअप मिला था, कहीं ना कहीं वो मैंने आपको बोला था धार कूद होने वाली बात, कहीं ना कहीं विपक्ष, आप ये समझ लीजिए, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा। और जनता के मन में भी ये लगेगा, जो एक अभी वातावरण बना हुआ है 4 जून के बाद में, जो चुनाव नतीजों के बाद सरकार कमजोर सरकार, वो कहीं ना कहीं उस वातावरण में परिवर्तन आएगा। जबकि मेरा यह मानना है कि विपक्ष को अगर सही नीति और रणनीति बनानी थी तो उनको यह सोचना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोटेम स्पीकर बना रही है, बनाने दीजिए, अपना स्पीकर बना रही है, बनाने दीजिए, जल्दी से जल्दी संसद बैठे। और संसद बैठने के बाद में जो इनको एक स्वर्णिम अवसर मिला था, चाहे उसके अंदर आप नीट पेपर घोटाला मान लीजिए, चाहे उसके अंदर यूजीसी नेट पेपर रद्द करना, परीक्षा रद्द करना मान लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई उसको मान लीजिए, चाहे रेल दुर्घटना हुई उसको मान लीजिए, इस तरीके की जो तमाम घटनाएं हैं, इनके ऊपर सरकार के साथ डिबेट के अंदर मेरे हिसाब से सरकार को कहीं ना कहीं ये असहज कर सकते थे और जनता के अंदर अपने नंबर बना सकते थे। लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भी इनके रणनीतिकार हैं, इतने पुराने और अनुभवी होंगे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शुरू से अगर वो एक ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल का निर्माण कर रहे हैं कि लोगों को ये लगने लग जाएगा कि भाई विपक्ष तो केवल हुल्लड़बाजी पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं जाहिरा जी, कि जो 32-35 लाख जो छात्रों की जो सांसें अटकी हुई है, उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, मैं नीट पेपर परीक्षा की बात कर रहा हूं, वो बहुत टकटकी लगाए, बहुत उम्मीदों से इस चीज को देख रहे हैं कि संसद के अंदर विपक्ष सरकार से हमारे लिए क्या निकाल करके लाता है, सरकार से हमारे लिए क्या छीन करके विपक्ष हमारे भविष्य को सुनिश्चित करवाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर जिस तरीके के अब वातावरण बन रहा है सदन का, अगर ऐसा ही वातावरण बना तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वो जो छात्र वर्ग है वो भी निराश होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा मणिपुर के मामले में भी कि विपक्ष जो है लगभग समझ लीजिए 20 दिन तक सदन को बाधित करता रहा, और जब उस सदन के ऊपर चर्चा की बारी आई तो उस टाइम बहिर्गमन कर गया, यानी कि वॉकआउट कर गए, वहां से निकल गए, उसका बायकॉट कर दिया सदन का। तो कहने का तात्पर्य कहीं विपक्ष अब दोबारा उसी नीति को अगर अपनाएगा तो मेरे हिसाब से जो इनको इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा संख्या बल मिला है और सरकार को घेरने को, और या यूं कहें कि सरकार का कान पकड़ने को और कसकर पकड़ने का जो समय मिला है, कहीं ना कहीं ये उस अवसर को खराब करके अपना धार कुंद ना कर दे। क्योंकि देखिए जाहिरा जी, एक चीज मैं बता दूं आपको, आज की तारीख में केवल वो वाली चीजें नहीं है कि 4-4, 5-5 दिन से गांवों के अंदर अखबार पहुंचा करते थे और उसके अंदर जो चीज लिख दी जाती थी वो शास्त्रों सत्य मानी जाती थी, ऐसे मानी जाती थी जैसे कोई वेद शास्त्रों की लिखी हुई श्लोक हो, ऐसा माना जाता था। अब वो चीज नहीं है। अब डे टू डे बेसिस पे हर व्यक्ति जो है हर चीज के ऊपर निगाह बना करके रखता है, चाहे वो सुदूर क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति हो, किसी न किसी गैजेट से जुड़ा हुआ है, और वो अपने विवेक से अपनी राय बनाता है कि कौन आदमी सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सा दल ठीक कर रहा है, कौन सा दल की बात उचित है, कौन सी अनुचित है। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज भी कई राजनीतिक दल, या यूं कहें कि कई राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो अपनी ओल्ड मॉडल वाली स्थिति में चल रहे हैं। वो आज भी इस देश को सन 1970-80 के दशक का देश मान रहे हैं कि जब अखबारों के अंदर छप जाया करती थी, लोग मान लिया करते थे। तो अब इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आज युवा वर्ग जिस तरीके से राजनीति के प्रति भी जागरूक है और जिस तरीके से हर एक चीज को वो डे टू डे बेसिस के ऊपर मॉनिटर कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको राजनीति करनी चाहिए जिससे देश की भी प्रगति होगी। जी बिल्कुल, देश बेहतर हो और डेवलपमेंट बढ़े, विकास कार्य हो, इस चीज पर ज्यादा फोकस यहाँ करना चाहिए राजनीति से ज्यादा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।